हेलो दोस्तों, करियर फाउंडेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रकाश पोद्दार। दोस्तों, आप सभी जान चुके होंगे, सुन चुके होंगे कि झारखंड में जेएसएससी के द्वारा 2022 की पहली बहाली उत्पाद सिपाही बहाली आ चुकी है, यानी एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती आ गई है। यह भर्ती 2018 में भी आई थी, परीक्षा भी हो गया था, मगर उसके बाद प्रोसेस को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, काफ़ी लोग उस समय भी फॉर्म को अप्लाई किए थे, अच्छे से परीक्षा दे के आए थे, लेकिन 2018 की वैकेंसी को 2021 में आकर के रद्द कर दिया गया था। ठीक है, फिर से यह वैकेंसी आई है। कितनी वैकेंसी आई है, क्या क्या प्रक्रिया है, ये सारा हम पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं। इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे पात्रता पर, रिजर्वेशन पर, और खासकर जो कास्ट सर्टिफिकेट कब के बाद का होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट किस स्तर का, किस टाइम का होना चाहिए, ये सब जो डाउट आपके मन में आता है उसको इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। सब कुछ नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होता है, मगर लोग उतना डिटेल में पढ़ते नहीं हैं, समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में साधारण भाषा में समझाऊंगा कि अगर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट किस स्तर का या कब का बना हुआ है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पात्रता के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि पिछले वर्ष यानी 2021 में झारखंड की सरकार ने एक नियमावली को पारित किया था। उस नियमावली में मैट्रिक इंटर का जो नियम आया था, यानी झारखंड में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो बहाली होगी, ठीक है, उसमें मैट्रिक इंटर झारखंड से होना चाहिए। ऐसी कुछ नियमावली, संशोधित नियमावली आई थी। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्साइज कांस्टेबल की जो बहाली आई है वो मैट्रिक स्तरीय है, यानी 10th लेवल की बहाली है। जो भी मैट्रिक पास अभ्यर्थी होंगे, 18 साल से ऊपर के होंगे, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये तो आप लोग जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात ये है कि मैट्रिक पास कहाँ से होना चाहिए। तो जो नई नियमावली है दोस्तों, उस नियमावली को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैट्रिक पास वो झारखंड से होने चाहिए। ठीक है, झारखंड से मैट्रिक पास होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा अपवाद है। ये नियमावली में साफ साफ मेंशन है कि झारखंड राज्य से मान्यता प्राप्त या झारखंड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक एवं इंटर अनिवार्य रूप से मतलब पास होना चाहिए। ठीक है, और उसको झारखंड के रीति रिवाज, भाषा, झारखंड के परिवेश, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। मगर एक अपवाद यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति में अगर आप आते हैं, है ना, तो ये बात जरूरी नहीं है कि मैट्रिक इंटर आप झारखंड से हो। साधारण शब्दों में कहें तो इसका मतलब यही है कि अगर आप प्योर जनरल कैटेगरी में हैं, मतलब आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, आप किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं, तब आपका मैट्रिक जो है वो झारखंड से ही होना चाहिए। वो झारखंड से, चाहे वो झारखंड बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो या आईसीएसई से हो, झारखंड से होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। अगर आप प्योरली जनरल कैटेगरी के हैं, प्योरली जनरल कैटेगरी का मतलब ये हुआ आपको आपका ईडब्ल्यूएस भी नहीं बनेगा, है ना। आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप झारखंड से मैट्रिक पास हो तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी आरक्षण नीति में आते हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस में आए, चाहे आप ओबीसी में आए, चाहे आप BC1 या BC2 में आए, ठीक है, या SC में आए या ST में आए, हैंडीकैप में आए, किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप जो है मैट्रिक इंटर कहीं से भी किए हो, मैट्रिक कहीं से भी किए हो, आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब चूंकि ये मैट्रिक स्तरीय बहाली है, इसलिए इंटर से यहाँ पर मतलब नहीं है, इंटर की बात की नहीं गई है। अब देखिए, ये जो आरक्षण का जो लाभ अगर आप लेना चाहते हैं, तो जो प्रमाण पत्र है, चाहे वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो,
चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो आपका बना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधित होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग की परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच होती है। ठीक है, ये तो पता है आप लोगों को कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बाद में होता है। देखिए, आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर, है ना, प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि के अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण, अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता भी रद्द कर दी जाएगी। समझे? यानी कि अगर आप फॉर्म में भरे हैं और आपके पास सर्टिफिकेट वो चीज़ नहीं मिलेगा, तो आप जो अभ्यर्थिता है, आप जो अभ्यर्थी हैं, वो रद्द किए जाएंगे, मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पुनः सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापित पद की शैक्षणिक योग्यता, जो न्यूनतम और अधिकतम एज लिमिट है, आरक्षण की कोटि इत्यादि से संबंधित प्रमाण पत्र, जो पात्रता है, उसकी सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, यानी अगर आप कोई भी रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं तो सर्टिफिकेट आपके पास पहले बना होना चाहिए, फॉर्म फिलअप करने से पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, आप का जो एज हो रहा है, एज लिमिट बिल्कुल जो भी फॉर्म में दिया हुआ है उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए, आरक्षण, आरक्षण को लेकर जो सर्टिफिकेट आपका बनेगा या बना हुआ होगा, वो कौन सा सर्टिफिकेट कब तक का मान्य होगा, उस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले पहला पैराग्राफ में देखिए, आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं और आरक्षण कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। समझ रहे ना, आपको दावा करना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं केवल बोल देने से नहीं होगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन जो है भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किए गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, ठीक है, कि पत्रांक संख्या 4650 दिनांक 2/6/2016, यानी 2 जून 2016 या इसके बाद जो भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, है ना, बनाए हैं, किस लेवल का, अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीओ लेवल का, समझ रहे हैं ना, यानी 2/6/2016 या उसके बाद का अगर आपके पास अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, यानी अगर आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एसडीओ लेवल का है 2 जून 2016 के बाद का, तो वो मान्य होगा। समझ गए? और ये परिशिष्ट जो 7 है ना, वो आपको नीचे मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। अब देखिए, यहाँ पर अथवा में एक बात लिखा गया है, अगर आपका सर्टिफिकेट अंचलाधिकारी का बना हुआ है, एसडीओ लेवल का बना नहीं हुआ है, तो फिर उसके लिए डेडलाइन अलग है। उसके लिए डेडलाइन है दोस्तों 19/7/2019। ठीक है, 19/7 यानी 19 जुलाई 2019 या उसके बाद का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है अंचल स्तर का, यानी कि सर्कल ऑफिसर का, तो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए, 19/7/2019 के पहले का अगर अंचलाधिकारी का है तो मान नहीं होगा। 2/6/2016 के पहले का अगर एसडीओ का भी है तो मान्य नहीं होगा। परिशिष्ट में अंकित प्रमाण पत्र में भिन्न प्रपत्र निर्गत स्थानीय निवासी पत्र मान्य नहीं होंगे। कोई अलग तरह का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है जो हमारे परिशिष्ट में नोटिफिकेशन में दिया हुआ उसके अलग है तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात, यानी आप जो फॉर्म भर रहे हैं
उसका डेट ख़त्म हो गया है, ठीक है, जो सबमिट कर रहे हैं उसकी अंतिम तिथि, मतलब जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं उसके बाद का अगर सर्टिफिकेट है तो नहीं चलेगा, ठीक है। पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे, या तो पिता के आधार पर बना लीजिए या पति के आधार पर बना लीजिए, वो मान्य होगा। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना होगा। यानी कि मान लीजिए कि कई लोगों का जब विवाह होता है तो उसका नाम बदल जाता है, समझे। तो पति के नाम पर अगर जनरली देखा जाता है कि शादी के बाद चीज़ें बदल जाती है, तो उस समय एक शपथ पत्र भी समर्पित करना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये हम बताया आप लोगों को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में। अब चलिए आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट का बता देते हैं क्या है। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सब जो बनाते हैं आप लोग, तो झारखंड राज्य के ST SC के संदर्भ में जिला या अनुमंडल या उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट वन आपको नोटिफिकेशन में नीचे मिल जाएगा, ठीक है, उस पर धारित होना चाहिए। अथवा में लिखा हुआ है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपका SDO लेवल का होना चाहिए। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 1754 दिनांक 25 फरवरी 2019 द्वारा निर्गत प्रपत्र में, यानी 25 फरवरी 2019 को अथवा इसके बाद का अगर सर्टिफिकेट अंचलाधिकारी का बना हुआ है तो वो भी मान्य होगा। लेकिन मानक प्रपत्र कौन सा रहेगा? परिशिष्ट 3, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में नीचे जाएगा, सारा परिशिष्ट मिल जाएगा। OBC का बात यहाँ पर कर रहा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2। इसके संदर्भ में 29 अगस्त 2012 को, ठीक है, 29 अगस्त 2012 को या इसके बाद उपायुक्त लेवल का या अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 में आधारित है। मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 जो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन में मिलेगा, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति के संदर्भ में कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग जो राजभाषा विभाग है उसकी पत्रांक संख्या 1754, ठीक है, दिनांक 25 फरवरी 2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रशिष्ट 5 है। ये सब जितने भी मानक प्रशिष्ट लिखा हुआ है, मतलब एक स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, वो आपको नोटिफिकेशन में सारा लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। मैंने देखा है, आप लोग भी देख लीजिए। यानी कि अगर आप OBC में आते हैं और 29 अगस्त 2012 या इसके बाद आपने अनुमंडल पदाधिकारी या DC लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना के रखा हुआ है तो आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई बार आप देखते हैं सर्टिफिकेट में क्या रहता है, लिखा रहता है वैधता 1 साल। तो अगर उसकी वैधता समाप्त हो गई है तो आपको क्या करना होगा? गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र, जो कि इसी नोटिफिकेशन में प्रपत्र 15 में समर्पित है, मतलब परिशिष्ट 5 में वो चीज़ लिखा हुआ है, उस टाइप का होना चाहिए। देखिए उसके बाद यहाँ दिया हुआ है 1754 दिनांक 25 फरवरी 2019 के आलोक में अगर OBC सर्टिफिकेट 25 फरवरी 2019 या उसके बाद का बना हुआ है आपका, किस लेवल का? अंचलाधिकारी लेवल का। इसके पहले का नहीं चलेगा अंचलाधिकारी। 25 फरवरी 2019 या उसके बाद का अगर CO लेवल का बना हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। परिशिष्ट 4 देख लीजिएगा इसके लिए। EWS के लिए भी लिखा हुआ है। EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्ययन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है। यानी EWS सर्टिफिकेट अगर आपने बनाया परिशिष्ट 6 देख लीजिएगा तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सारी बातें। अब कौन कौन सा सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा वो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है। जो मान्य होगा आपने अगर समझ लिया है, उसके इतर कोई भी चीज़ें होंगी तो वो मान्य नहीं होगा।
ये भी आपने समझ लिया। ठीक है दोस्तों, अब तो मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये पीडीएफ मैं वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। और अगर आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, हमारे करियर फाउंडेशन एप्लीकेशन में जुड़कर, हमारी एक मजबूत टीम के साथ जुड़कर, तो आप करियर फाउंडेशन का जो ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। ज़्यादा जानकारी कोर्स से रिलेटेड लेना चाहते हैं, फ्री डेमो क्लास चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस नंबर पे 70 70 80 2888 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें या व्हाट्सअप कर लें। आपको डेमो क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे, कैसे कोर्स ज्वाइन करना है, सारी जानकारी आप लोगों को इस नंबर पे दे दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों आपके कुछ और डाउट्स के साथ अगले वीडियो में। आप लोग का जो भी डाउट्स होगा फॉर्म के नोटिफिकेशन से संबंधित, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उससे संबंधित जो भी आपकी कन्फ्यूजन है मैं क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और करियर फाउंडेशन एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।